माम रमज़ान, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान तो जारी है, उसके साथ साथ हमारी इस ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 रमज़ानुल मुबारक आज हो चुका है, छठा रोज़ा है और अभी तक की जो एनर्जीज़ हैं वो तो बरकरार हैं। मेरे एंथुसियाज़म से आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हाँ अभी जहाँ बाकी है अंदर, तो आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली ख़ान, और आज के इस लाइनअप के अंदर एक इस तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं कि जिसके अंदर आपको कुछ इंट्रोस्पेक्टिव थॉट्स नज़र आएंगी। वाई? बिकॉज द पर्सन दैट वी हैव इन दिस स्टूडियोज, बिफोर आई लेट यू ऑल नो what her name is, because it requires no introduction at all. अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से वो आ रही हैं, जो lineage, जो legacy है उनके पीछे, और जो ख़ुद उनका अपना हमारे साथ यहाँ पे रहा है पाकिस्तान के अंदर एज ए लीडर, उनका रोल जो रहा है वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अलावा आज बहुत मज़ेदार किस्म का खाना पकेगा और मैं फिर रूहानी तौर पे कराची पहुंच जाऊंगा रिदा आफ्ताब के किचन में। मुझे इनको रूहानी तौर पर खींच के ना वापस भी लाना पड़ता है कि यहीं पर रहें, 1200-1300 किलोमीटर मत जाया कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम क्या बनता कुकिंग सेगमेंट की तरफ जाए, इसीलिए उन्होंने मुझे बिठाया हुआ है यहाँ पे ना आपसे पहले। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत में हम कह सकते हैं एक बहुत ही हौसलामंद और जुर्रतमंद खातून तौर पर पहचानी जाती है, और उनका नाम है समर हारून बिलोर साहिबा। उनको वेलकम करते हैं। 2018 तक अमली सियासत में आप मौजूद नहीं थी, उसके बाद आपने अमली सियासत में कदम रखा और एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है और ज़िंदगी में ट्रेजेडीज़ जो हैं वो भी गुजरी हैं। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया पॉलिटिक्स में आने का। तो ये सारी बातें हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं उन सारी यादों के बारे में, उनका रमज़ान कैसा गुजरता है। आपकी मुलाकात एक डिफरेंट समर हारून बिलोर साहिबा से करवाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। कैसा चल रहा है रमज़ान, ज़िंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। और रमज़ान आपको पता है एक थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है, थोड़ा सा रैट रेस से एक स्टेप बैक लेने का टाइम होता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप लोगों को पता ही होगा, हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा ऐसी एक दहशतगर्दी की जद में है कि वहाँ पे रमज़ान में भी रिस्पाइट नहीं है। सो जो हमारा एक प्लान था, या मेरा एक प्लान था कि जी रमज़ान ज़रा इबादत में और इस तरह के कामों में गुजरेगा, तो अनफॉर्चुनेटली वी बीन बिज़ी हमारी जो हालात हैं उनको टैकल करने में, फिर उनके बारे में बात करने में, यू नो। सो बस। तो क्या रूटीन क्या होती है रमज़ान के अंदर? इससे पहले क्या थी और अब भी 5-6 दिन गुजर गए हैं, कोई तब्दीली आई है या फिर रमज़ान के साथ साथ रोज़े की मशक्क़त के साथ साथ खिदमत खल्क भी चल रही है? नहीं, चल ही रही है। बस सिर्फ ये कि आई थिंक थोड़े से अपने सोने के टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करके इबादत की तरफ देना पड़ता है, क्योंकि जो रात की इबादत होती है या तहज्जुद का जो टाइम होता है उसमें जो सुकून आपको मिलता है, जो एक खामोशी होती है, तो आई थिंक वो आई फील कि वो अल्लाह के साथ मेरा 1-on-1 टाइम होता है। और उससे मैं बहुत अपने आप को एनर्जाइज्ड एंड पावरफुल फील करती हूँ, क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे आई वोंट कॉल देम मसाइल, लेकिन जिम्मेवारियाँ हैं तो जो मुझे टैकल करनी पड़ती हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो नहीं, बहुत हिम्मत का काम है। उसके बाद आप फील करते हैं कि आई कैन डू इट ऑल। अच्छा मैम, यूजुअली जो मेरे सवाल इस सेगमेंट में होते हैं, हमारे साथ जो भी पर्सनालिटीज़ यहाँ पे मौजूद होती हैं वो ज़रा खिलंडरे से थोड़ा ज़रा खेल तमाशे की तरफ होते हैं, बट एट द सेम टाइम सिंस जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है और आपने माशाल्लाह जिस तरह वेरी आर्टिकुलेटली बताया है कि एक्चुअली में रूटीन किस तरह की गुजर रही है, और पाकिस्तान हम सब का दिल है पाकिस्तान, तो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है आपके एरिया की इज़ हाउ डायर इज़ इट? बिकॉज काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा हमें नज़र आता है कि जो बताया जाता है कि इतनी तो सिचुएशन नहीं है जितनी बात बनाई जा रही है। हाउ डायर इज़ टेरिबल? मतलब जो आप लोगों की सोच है मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, अगर आप इस्लामाबाद से 2 घंटे के फासले पे, इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा तो घंटे के फासले पे शुरू हो जाते हैं, पेशावर जहाँ से हम अपनी सियासत करते हैं। ऑल्दो मैं बेसिकली आबाई तौर पे साउथ खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हूँ, लकी मरवत से। तो वो जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे अब के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता,
शाम के बाद वो इलाके 100% टीटीपी के या उनकी जो ऑफ शूट फैक्टर्स हैं उनके हाथ में होते हैं। बच्चियों ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया है। रात को लोगों ने अपने यूथ को, जो आपको पता है रमज़ान में क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, क्योंकि वो अगवा बरात तावान के लिए खड़े हो जाते हैं, तो इट्स पेटी क्रिमिनल्स जिन्होंने बंदूक हाथ में उठा ली, उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी सिचुएशन इट्स टेरिबल। मैं आपको बता रही हूँ, आज खैबर पख्तूनख्वा में एक धमाका हुआ है कोहाट में, जिसमें डीएसपी और 5 और पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं। हर रोज़ जब हम उठते हैं हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं, किसी के बच्चे एक वो कफन के साथ छोटे-छोटे बच्चे। सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं आयशा एक चीज़ है कि जो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि जब हमारी पाकिस्तान आर्मी के यंग लिeutenants, लेफ्टिनेंट्स ये जब शहीद होते हैं और प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि हमारे पास इतनी ज़रूरत नहीं है इन मिशंस की कि जितना इनको सामने ला के पेश किया जा रहा है, आपकी अपनी लाइफ पे बड़ा इफेक्ट रहा है टेररिज्म का और टेररिज्म के वाक़यात का। मैं चाहता हूँ कि आपसे सुने हमारे व्यूअर्स कि वाकई टेररिज्म को धक्का मार के पाकिस्तान से बाहर निकालने की देखिए, टेररिज्म है, मैं तो खुद उस टेररिज्म की एक विक्टिम हूँ, मेरे बच्चे उस टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। मेरे बच्चों बहुत छोटी उम्र में यतीम हो गए। मेरे घर में 2 दफ़ा ये धमाके और ये सुसाइड अटैक्स हुए, तो हम लोगों ने अपने प्यारों की लाशें सड़कों से उठाई। और मेरा पब्लिक लाइफ में आने का मकसद, सियासत में आने का मकसद और खैबर पख्तूनख्वा में एक आवाज़ बनने का मकसद ही ये था कि मैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, मैं उनको टीटीपी, टीटीए, फलां ढिंग कुछ नहीं कहती। मेरे लिए वो टेररिस्ट है, उनको मैं हमेशा टेररिस्ट ही कहती हूँ। वो दहशत गर्द हैं, वो लोगों के घर उजाड़ते हैं। आज हालात रोज़ा में जब देखें, हर घर में अब सुबह उठते हैं, एक एक्साइटमेंट होती है, इफ्तारी में क्या बनाएंगे, कैसे अपने घर वालों को पैम्पर करेंगे। 6 घरों में फिर मातम मच गया, फिर छोटे बच्चों ने अपने बाप के जनाजे उठा लिए, फिर कोई यंग बेवा हो गई। तो मैंने क्योंकि ये गुजारा हुआ है, अप क्लोज देखा हुआ है, सो इट्स माई लाइफ मिशन कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाऊँ और एक जद्दोजहद भी करूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपकी पर्सनालिटी वो मुझे नज़र आ रहा है, आपको वैसे ही और पता चल जाता है पर्सनालिटी का, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है माशाल्लाह आपकी। एंड हम जानते हैं कि वो बशीर अहमद बलोर साहब या हारून बलोर साहब ने दहशत गर्दी के नतीजे में अपनी जानें गंवाई, स्पेशली आपके हस्बैंड जो रहे, वो वक्त जो है मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताइए वो कैसा था। एंड देन इतना बड़ा फैसला करना, एंड आई बिलीव यू आर द फर्स्ट वन फ्रॉम बिलोर फैमिली जिन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। इतना बड़ा फैसला करना, वो उस फैसले तक कैसे पहुँची गई, क्या थॉट प्रोसेस रहा है इस सारे दौरान? देखिए, हमारा क्योंकि ये हारून का जो वाक़या हुआ वो पहला नहीं था घर में, वो दूसरा था। उससे 5 साल कबल जी वो मेरे ससुर थे, उनको शहीद कर दिया गया। तो जब सेकेंड टाइम हुआ हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था, गम तो था ही था, गुस्सा भी था। और आप को ख़ुद पता है कि ये ऐसी ये टारगेटेड जो मैं तो उनको मर्डर कहती हूँ, हमारे जो प्यारे हैं वो तो शहीद हो गए, लेकिन अगलों ने तो मर्डर किया ना, एक साजिश की। तो 1 सेकंड में आपकी पूरी ज़िंदगी उलट जाती है, आपके प्लान्स, आपकी बातें, आपकी सब कुछ आप इन 1 सेकंड आपको एक इत्तला मिलती है कि आपकी साथ इतना बड़ा एक वाक़या हो गया है। मैं पेशावर से पहली मुंतखब खातून हूँ, मैं पहली खातून हूँ जो इलेक्शन जीत कर आई। तो अब इस दफ़ा शानदाना गुलजार साहिबा भी जीती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उस वक्त के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हुए इस तरह का वाक़या हो जाना डेफिनेटली तो ये हमारा सिर्फ एक गुस्से का फैसला था। दिस वाज जस्ट आर, जिससे आप कहते हैं ना, हमने इसको क्या देखा, हारून ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, उसकी किसी के साथ किसी ज़ाती मामलात पे तनाज़ा नहीं था, कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं था, उसको सियासी तौर पे रास्ते से हटाना था। तो हमने सोचा ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा कि उसी रास्ते के ऊपर नून लीग की तरफ, ये भी आपका इसी से मोटिवेटेड था डिसीजन? यस, ऑल्दो आउट ऑफ रिगार्ड फॉर जो पार्टी लीडरशिप थी ANP की, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे रवाबित रहे थे और रहेंगे, और हमारी जो फैमिली के एल्डर हैं, वो नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन देखिए मेरा मेजर रीज़न उस पे ये था कि मैं खुल के जो हमारी जो मुल्क में अफ़गान पॉलिसी पे एक बैक एंड फोर्थ होती है, क्योंकि 90% 95% जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उनके ताने बाने जाके अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। अब पेशावर ने इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है, क्योंकि हम बॉर्डर पर बॉर्डर हैं, और जो
एक्स फाटा के एरियाज़ थे। हम सिर्फ अपनी जोग्राफिकल पोजीशन के लिए सारा वक्त हम गुनहगार होंगे, हम सफ़र करते रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि अगर हम पेशावर के रहने वाले हैं, पेशावर के रिहायशी हैं, तो हमें भी सिक्योरिटी मिले, हमारे बच्चे भी मस्जिदों में जा सकें। 2 साल पहले कूचा रिसालदार में मेरी कंस्टिट्यूंसी में धमाके में 110 नमाजियों को शहीद कर दिया गया था, वो भी अहले तशीब बिरादरी से थे। तो वहाँ पे मुझे लोगों ने पकड़ पकड़ के कहा कि जी कब हमारी मस्जिदें सेफ़ होंगी, कब हमारी चर्च सेफ़ होंगे। पेशावर में कोई ऐसी जगह नहीं है, स्कूल से लेके पुलिस लाइन तक। अगर आप शिया की मस्जिद के हैं, सुन्नी की मस्जिद के हैं, सिखों का गुरुद्वारा के हैं, क्रिश्चियंस के गिरजाघर के, हर चीज को टारगेट किया गया। तो ये इस फाइट में हम सारे यूनाइटेड हैं। पेशावर या केपी नहीं, कोई भी पाकिस्तान का हिस्सा ऐसा लगता है कि महफूज नहीं। अभी हमें याद है इस्लामाबाद के अंदर तड़ाई में जो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले जो कचहरियों में हुआ है। जी एग्जैक्टली। तो देखिए हर पाकिस्तानी की जो नाहक मौत है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और हम सबको इस पे एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ा सा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि इतने आई थिंक अरसे से ये बातें चल रही हैं, उसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया। एक 2-3 मिनट का एक टिकर दे के उसको बस फिर एक साइड पे कर देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे को जो है ना, ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती, ये वाली चीज़ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो केपी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने आपको लगता है कि उस कुव्वत के साथ इस मसले को उठाया, हाईलाइट किया जितनी इसकी ज़रूरत थी? अनफॉर्चुनेटली जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनका बहुत वो ओन नहीं कर रही दिस वॉर ऑन टेरर को, वो इस नैरेटिव को ओन नहीं कर रही। देखिए इसमें बड़ी क्लियर बात है, वो लाइन के उस पार है, हम लाइन के इस पार हैं। उनका कोई रिलीजियस मकसद नहीं है, ये कोई मज़हब नहीं है। हम सारे भी मुसलमान हैं, हम सारे भी अपने मुल्क को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के रूप में चलाना चाहते हैं। हमें पता है कि उनके पीछे कौन है, और इसलिए उसको हम फितना और फारिज कहते हैं, क्योंकि हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उनका सिर्फ ये है कि वो बंदूक के जोर पे हम पे हुक्मरानी करें, और अफगानिस्तान में वो इस चीज़ पे सक्सेसफुल हो गए। अफगानिस्तान में ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये वोट के जरिए नहीं आई। अफगान लोगों ने इनको इस जगह पे नहीं पहुंचाई, ये ताकत के ज़रिए और अपनी हरकत के ज़रिए आई है। लेकिन पाकिस्तान में हम इनको इस चीज़ का अरमान छोड़ेंगे, और अगर हुकूमत इस बात की नहीं कर सकती तर्जुमानी, हम खुद इस बात की तर्जुमानी करते हैं। अच्छा ज़मर साहिबा, रमज़ान पहले कैसा होता था? अगर आप थोड़ा सा मुड़कर देखें, हमें पता है कि आप यू आर द पर्सन जो कि प्रेजेंट में रहना पसंद करती है, बट अगेन बचपन की कुछ यादें होती हैं, अम्मी अब्बू के साथ रमज़ान गुजारना, इफ्तारी करना, एंड देन बड़े होकर अपनी फैमिली के साथ क्या तब्दीली आई है? आई थिंक रमज़ान में ओवरऑल बचपन से लेके अब तक एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट होता है, एक ये सारी फैमिली इकट्ठा बैठ रही होती है टेबल पे, जो बाकी टाइम पे भी होता है, लेकिन इफ्तार के टाइम पे एहतमाम ज़्यादा होता है। एक बचपन से आज तक एक चीज़ नहीं बदली, एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होगा टेबल पे, आज क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, क्या खाने में पसंद है आपको? बहुत सारी चीज़ें जो अच्छा बना हो, घर का बना हो, चेंज हो, लाइक नॉट द सेम थिंग एवरी डे। तो ये जो आपको बार-बार एक ही चीज़ मेन्यू में नहीं अच्छी लगती? नो आपको सहरियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इफ्तारियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं? इफ्तारियाँ, सहरियाँ, अब मुझ में एक चेंज आया है कि अब एज अ वर्किंग पर्सन, क्योंकि मेरा रोज़े में दिन काफ़ी हेक्टिक होता है, तो मैं सहरी एज अ फोर्स करती हूँ कि हेडेक ना हो जाए या एनर्जी लेवल्स ड्रॉप ना हो जाए, लेकिन सहरी इज़ नॉट माई माहौल इफ्तारी का होता है। हाँ वो उसका वो एक मज़ा भी आता है कि आप कुछ फ्राइड चीज़ें पसंद करती हैं या फिर हेल्दी चीज़ें इफ्तार में खास तौर पे? कोशिश ये होती है कि थोड़ी हेल्दी साइड पे हो, लेकिन जब दावतें वगैरह होती है वहाँ पे फिर आपको पता है सब कुछ होता है, फ्राइड भी होती है, मीठे भी होते हैं। अच्छा, मुझे पता है कि आपने कहा था कि ना पूछना, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, आप अच्छा क्या बनाती हैं खाने में? मैं मेन्यू अच्छा बना लेती है। मेन्यू, टेबल स्केपिंग, सेटिंग, ये आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, बट आई डोंट लाइक टू कुक, एंड कभी भी ये मेरा फोटे नहीं रहा। और जो मेरा फोटे नहीं रहा तो मैंने कभी उस पर टाइम भी तो वो बच्चे कहते नहीं है मामा कभी आप कुछ बना के खिला दें, या फिर उनको आदत हो गई? बच्चे मेरे साथ ही
पले बड़े हैं ना, तो उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं है। इनफैक्ट उनको ऑड लगता है, वो डिफरेंट लगता है वो किसी और के बारे में, लेकिन शुक्र है उन्होंने एज सच कंप्लेंट। आपको लगता है आनी चाहिए? यस, इट्स अ लाइफ स्किल, आनी चाहिए। और सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात को भी आनी चाहिए। वैसे मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये क्लेम करते हैं कि इनको आती, कभी खिलाया नहीं आज तक कुछ भी। अब मैं आपके लिए बना के लेके आऊंगा कल इंशाल्लाह, यहाँ पे हम जब खाएंगे अब हम इंतजार। मैं कल फिर प्रोग्राम देखूंगी तो खाना आया कि नहीं। मैं डेफिनेटली जरूर बताऊंगी। क्वेश्चन आ रहा है बहुत जोर से जी, और वो ये है कि आप, एक चीज़ है वो कहते हैं कि जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना। So since we're talking of food, I am crazy. I love food, right? आप जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं? In Ramzan maybe it's like an extreme, but otherwise नहीं. I think I eat to live. All right. Wow. I eat to live. कभी-कभी आपको आती हैं क्रेविंग्स भी आती हैं, आपका दिल भी चाहता है। मैं अब घर ऑब्वियसली होम रनर हूँ, तो घर में मेन्यू वगैरह मैं ही बनाती हूँ। फिर भी कभी-कभी एक सब दिल चाहता है कि नहीं अब ये खाना मैंने आज नहीं खाना, तो अपने आप को पैम्पर करना है, बाहर जाना है या कुछ बाहर से मंगाना है, तो वो बट वो कभी कभार ऐसा। अच्छा, तो इफ्तार की दावतें वगैरह आप करती हैं, अरेंज करती हैं घर पे, या फिर अगर आपको इफ्तार की दावत आए तो जाती हैं, प्रेफर करती हैं? मैंने क्लेम बहुत किया था कि मैं इस साल किसी इफ्तार पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हर दूसरे दिन मैं बाहर जा रही हूँ। सो मैं कुछ कहना, लेकिन आई थिंक इफ्तार में लोग, मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है। हजरत अली ने ये बात कही थी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दई, अगर किसी को बुलाना पड़े अपनी फ्रेटर्निटी में से, पॉलिटिकल अगर मैं बात करूँ, आपकी जो पार्टी है, तो किसको नहीं बुलाएंगे कि नहीं? सो मैं एज सच अपनी पॉलिटिक्स या अपने पॉलिटिकल जो मेरे कोलीग्स हैं उनके साथ सोशलाइज नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं करती हैं। लाइक काम की बात की एंड देन घर, काम पे या कोई बहुत ज़रूरी कोई। Are you an introvert? Not at all. Not at all. And then I'm an extrovert. Okay. But I have I always believe, देखिए पॉलिटिक्स में at a certain point आप सब एक चीज़ के लिए compete कर रहे होते हैं, आप एक ही तरफ जा रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं ना वो the more talented make it up the tree, और एक ही चीज़ के लिए compete करना। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आला बना दिया जाए तो आप क्या जो कि है डिसीजन, रिटोरिकल क्वेश्चन जो है ना आना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट फैसला या डिसीजन जो आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे? So I would have only two decisions: how to improve primary and secondary schools across Pakistan, and especially for girls. Right. क्योंकि हम जो माहौल हमें शहरों में मिलता है, पूरे पाकिस्तान में ये माहौल नहीं होता। गर्ल्स के लिए बहुत सारे मामलात हैं। एज दे बिकम ओल्डर, बसेस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, स्कूल आने जाने की रास्ते नहीं है, स्कूल्स में बाथरूम्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। एंड देन दूसरी जो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, मैं पुलिस को, CTD को, फेडरल कांस्टेबलरी को जितना एम्पावर कर सकती हूँ, फिर मैं वो उस एक दिन में करूँगी। अच्छा मैम, स्पीकिंग ऑफ स्कूल्स, आप अग्रेसिव बच्चा थे स्कूल में या साइड पे जो पैसिव बच्चे होते हैं वो थे आप? नाइदर, लेकिन मैं अपनी क्लास में टॉकेटिव बच्चा ज़रूर थी। ये मेरी रिपोर्ट पे, या सोशल, मेरी उस बचपन से आदत है। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड हमारे आपस में हंसी मजाक इस तरह का एक माहौल चलता रहता है। टॉकेटिव होना हेल्प करता है आपको पॉलिटिक्स के अंदर? बहुत, आई थिंक बहुत ज़्यादा करता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लाइफ स्किल टू हैव इन दिस। ओह वाओ, शी इज अ लवर, शी इज नॉट अ फाइटर, शी इज अ लवर। हाउ डू यू नो दैट? बिकॉज शी, आपका इंटरेक्शन आपके दोस्तों के साथ स्कूल का वो टाइम के जिसका यूजुअली जवाब निकल के आता है, नहीं मेरी तो लड़ाई होती थी तो मैं लड़ लेता था। आपका है कि मैं सबको प्यार देती थी। यस, आई डू, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर जब मैं फिर जिसको कहते हैं ना, मैं किसी के साथ लॉक हॉर्न्स कर लूँ, which is very rarely, लेकिन when I lock horns then I lock them very properly. Oh wow. और फिर where do you find this capacity to describe? I'm not one to forgive and forget. She is from the political family. गुलाम इसा खान साहब की नवासी है तो definitely प्यारे तरीके से उन्होंने लॉक हॉर्न्स करने का बताया ना, and the aggression was felt. It's like when I lock horns but with a smile. So that देखिए, मैंने बहुत पहले जब ये कुकिंग वाली ये जो बात थी ना, मेरे जो स्टाफ मेरे साथ एक दफ़ा एक
फर्स्ट जब मैं रमज़ान में वो हुई तो हर प्रोग्राम में ये बात पूछते थे, हर प्रोग्राम वो मुझे कहते थे आप झूठ क्यों नहीं बोलती, आप कह दें कि मैं XYZ पकाती हूँ। मैं कहा मैं यहाँ पे एक्टिंग करने तो नहीं आई ना, Of course, सो आई एम अ पॉलिटिशियन, आई डोंट ओ मतलब जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल चॉइसेस है, वो मैं किसी को उनकी एक्सप्लेनेशन वो तो नहीं करती। ऐसे ही है। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ पे लॉन्ग टर्म रहना है तो यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो मेरी यही नेचर है, आई अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन अगर किसी को शौक है कॉन्फ्रंटेशन करने का तो फिर मैं कहती हूँ कि ये सुन वो रहे मैं हैं कि पहुंचा ये दूंगी। दूसरी साइड पे सब ये मुझे रिफ्लेक्शन जो है ना वो फील हो रहा है। एट द सेम टाइम ये जो आपने खाना पकाने की बात की, मुझे लगता है कि ये मैसेज भी बहुत अच्छा इस बात से जाता है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन कोई खाना बनाना आए, मर्द हजरात भी सीख सकते हैं, बेसिक लाइफ स्किल है। तो वो देखें, वो अच्छे उनके मामलात चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं सिखाऊंगा। इन द एंड ये रिदा से नहीं, पहले आपकी वो टेस्ट टेस्टिंग करेंगी, वो मैं बताएंगी करूंगी, कि फिर कैसे बताऊंगी। गया। इन द एंड समर साहिबा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को, या एनीथिंग यू वांट टू से टू द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? बस मेरे ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस महीने में थिंक ऑफ दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। बिल्कुल। हम लोग तो देखें अपने बारे में, अब हम ईद की शॉपिंग का भी सोच रहे हैं, हर रोज़ इफ्तारियों का भी सोच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं, बहुत सारे नहीं बेशतर, जो उनको ये नहीं पता कि हम आज इफ्तारी में या कल सहरी में अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे। तो ये इबादत के साथ साथ सदकात का भी महीना है, ज़कात का भी महीना है। तो इसमें अपनी दुआओं में औरों को भी याद रखें। और हम सबको चाहिए कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करें कि जो मुश्किलात और मामलात में हम घिरे हुए हैं, अल्लाह हमें साबित कदमी से इससे निकाले। इलाही आमीन, इलाही Beautiful. आमीन। Thank you so much. Inspirational personality, ma'am. Thank you. Inspired by your words, Wow, articulation, जो आपके आइडियाज़ हैं, लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आपको होस्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे आएं। Thank you. इंशाल्लाह, अगर ये खाना सही बना के लेकर आते हैं या नहीं आते। मैं- मैं कल प्रोग्राम देखूंगी। मैं कल आपके पास आ जाऊंगा प्रोग्राम के बाद आपके लिए। मैं प्रोग्राम देखूंगी टू चेक कि खाना आया कि नहीं। बरदान हो गया। बहुत शुक्रिया समर आरम बिलोर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आई होप आप लोगों को एक नया पहलू, एक नया जाविया उनकी पर्सनालिटी का हम सामने रखने में कामयाब हो पाए और आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से आएंगे वापस तो करेंगे मजीद बात दीगर अहम सेगमेंट्स पर। स्टे विद अस। साथ रहिए। वेलकम बैक जी। तो इस सेगमेंट के अंदर सबसे मज़ेदार पार्ट, जिस पे आयशा हमेशा कहती हैं कि मैं स्टूडियो में से गायब हो जाता हूँ मैजिकल तौर पे और बहुत दूर यहाँ से कई सौ किलोमीटर चला जाता हूँ, जहाँ से हम ज़बरदस्त मज़ेदार 1200 से 1300 किलोमीटर 1200 से 1300 किलोमीटर। लेकिन रिदा क्या के किचन में रिदा के किचन में क्या डिशेस होती हैं जी, ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म की, कभी देसी टच के साथ, कभी कॉन्टिनेंटल टच के साथ। ज़रा चाइनीज़ की तरफ भी आएंगे आगे आने वाले दिनों में। बट मुझे मेरी चिड़िया ने बताया कि आज कुछ देसी बनने जा रहा है जी, बिल्कुल देसी तो हम बनने जरा चलते हैं रिदा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है रमज़ान आपका? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अच्छा मौसम चल रहा है और खाने भी मज़े मज़े के बन रहे हैं। आप अच्छा, लोग ये तो सारी बातें बहुत अच्छी हो गई। कैसा हाल है, रमज़ान कैसा है, लेकिन इधर ज़रा मुझे अटेंशन दें थोड़ी सी और बताएं कि बनने क्या चाह रहा है। अटेंशन सीकर को अटेंशन दीजिए, क्या बन रहा है आज? आज की रेसिपीज़ दो बड़ी मज़ेदार सी, एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई और साथ में बना रहे हैं फ्राई नान। चले बगैर कोई वक्त ज़ाया किए रिदा आगाज़ कीजिए, सिखाइए आज कैसे बनेगी चिकन कढ़ाई और फ्राई नान। आज जो बन रहा है यहाँ पर हमारे पास सबरोसो, ये है कढ़ाई कट, ठीक है, कढ़ाई कट का इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन का। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही साफ़ सुथरे करके इसको पैक किया जाता है। वेट का जो इसकी बात की जाए तो इसको पूरा ट्रिम करके फिर इसको तोला जाता है और पैकेट में पैक करके लाया जाता है। अच्छा जी, आज आपको पता है, वैसे भी आपको पता है रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा हर सीज़न में आपको टेबल पे चाहिए रूह अफ़ज़ा। बच्चे बड़े हर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसमें खालिस अज्जा से इसको तैयार किया गया है और इनकी क्वालिटी, इनका मेयार जो है नंबर 1 है। तो आज भी हम इसका बहुत ही मज़ेदार सा एक रिफ्रेशिंग सा आपको ड्रिंक सिखाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर हम पैन ले लेते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ पर आप डालडा
कुकिंग ऑयल देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रेंज रखी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सनफ्लावर है, उसके अलावा कनोला ऑयल है और डालडा कुकिंग ऑयल है। डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति बेहतरीन किस्म के ऑयल है। कहते हैं ना, जहाँ ममता वहाँ डालडा, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति हमारी माओ का इंतखाब है और आज तक इसको मतलब इस ऑयल को और इनके जो बनास्पति इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस्तेमाल करें यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल। चलिए जी, हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे। सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। और हमने लिया है यहाँ पे सबरोसो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चिकन को करेंगे फ्राई। यहाँ पर इसमें डालते हैं चिकन के पीसेस को। साथ में इसमें डालेंगे मसाले। हमारे पास है यहाँ पर नमक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमदर्द के मसाले, ठीक है जी, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म का इसमें कढ़ाई मसाला है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी वैसे तो जिस तरह से बात की जाए कि यहाँ पर हमारे पास रूह अफ़ज़ा है, उसके अलावा हमदर्द के मसाले खालिश मसाला है, जो खालिश अज्जा को पीस कर इसको बनाया जाता है और इसको मार्केट तक लाया जाता है। तो हम इसमें डाल देते हैं हमदर्द का कढ़ाई मसाला। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अच्छे से इसको हमने यहाँ पर भुनाई कर देनी है। अच्छा, इसको करते हैं कवर और इसके अंदर जाएंगी 2 से 3 हरी मिर्चें, ठीक है जी। चलो, और यहाँ पर हमारे पास रूह अफ़ज़ा है। आपको पता है कि अगर आपके इफ्तार के टेबल पर रूह अफ़ज़ा ना हो तो कमी सी रहती है। इसको हम कवर करते हैं और ये आराम से इसके अंदर ही हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, बाद में पिसा गरम मसाला। सेकंड जो रेसिपी है हम बना रहे हैं यहाँ पर फ्राई नान, ठीक है जी। यहाँ पर हम रखेंगे और इसके अंदर भी जाएगा यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल। बेहतरीन किस्म का इनका ऑयल है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के साथ है। चलिए जी, हमने डाल दिया पूरा का पूरा। हम इसको फ्राई करेंगे नान को, इसलिए कितना लाइट ऑयल है ये आपको इस वक्त दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने जो आटा लिया था, ईस्ट डाली, उसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर नमक और साथ में डालडा कुकिंग ऑयल, और इसको हमने इस तरह से कवर करके रख दिया ताकि जल्दी से राइस हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा हम 1-2 ड्रॉप डाल देंगे डालडा कुकिंग ऑयल के, ताकि ये यहाँ पर चिपके ना। तो हम इसी के ऊपर बना देंगे, सही है। ये आप ले लीजिएगा, इस तरह से हम इसको शेप देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, इसके ऊपर थोड़े से तिल डालेंगे। थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिएगा जब तक कि यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अच्छा जी, आपको रूह अफ़ज़ा का बता दो। रूह अफ़ज़ा जो है बच्चों बड़ों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, वो भी बड़े शौक़ से इसका इस्तेमाल करते हैं। जब तक ये आपके टेबल पर ना हो तो आपकी सहरी और अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो आज हम भी इस एक ड्रिंक आपके साथ शेयर करेंगे जो रूह अफ़ज़ा का, ठीक है जी। चलें जी, चलें जी, इसको अभी थोड़ा सा टर्न करेंगे। थोड़ा सा आप रेस्ट दे दीजिएगा तो उससे ये होता है बहुत और ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। इसको टर्न करेंगे। बेहतरीन किस्म के हमारे नान जो है यहाँ रेडी हो रहे हैं। जो हम इसमें फ्राई कर रहे हैं हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल। सेकंड को भी इसी तरह से करेंगे। आपने इसको उठाना है बड़े आराम से और वही आपने शेप दे देना है। इसमें जाएगा यहाँ पर सेसमी सीड, ठीक है। नहीं जी, इसको भी हम निकालते हैं। इसका कलर आ गया है खूबसूरत सा। ये हमारा ज़बरदस्त सा नान जो है रेडी हो गया। ये देखेंगे क्या ज़बरदस्त किस्म का। और सेकंड को भी हम ज़रा सा उस पर पानी लगाएंगे कि ताकि वो चिपक जाए उसके ऊपर।
ये हमने डाले हैं तिल और उसके साथ यहाँ पर हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। कढ़ाई भी हमारी हो चुकी है, हमने पानी नहीं डाला लेकिन उसने इतना पानी छोड़ दिया। हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करेंगे। चिकन आपको पता है चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। और अब हम इसको निकालेंगे। सही है, चलें जी। देखें जी, गरम गरम मज़ेदार से नान, सॉफ्ट भी बहुत है, ज़बरदस्त किस्म के हमारे फ्राई नान भी रेडी हो चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो हमदर्द का कढ़ाई मसाला लिया है जिससे मैंने बनाई या मज़ेदार सी कढ़ाई, जो हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है बेहतरीन किस्म की। अब इसको भी डिश आउट करते हैं। इसको निकालते हैं हम। सबरोसों का जो हमने कढ़ाई कट लिया है, इसका कट देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का है और साफ़ सुथरी चिकन की एक एक बोटी, कोई इसमें ऐसा फैट नहीं है, कोई सब इसको अच्छे से ट्रिम किया गया है। ये देखें कि सबरोसों का कितना ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन आपको नज़र आ रहा है, बेहतरीन किस्म का। वैसे तो इनकी चिकन फिलेज भी है, ड्रम स्टिक है, बहुत सारी रेंज आपको मिलेगी मार्केट के अंदर। करेंगे, ये भी रेडी हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डालते हैं। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ जो हमारे पास है यहाँ पर रूह अफ़ज़ा है। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया। अब इसको मैं वहाँ पे रख देती हूँ। ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई हमारी यहाँ पर मेरे पास आइस पड़ी हुई है और इसके साथ हम लेंगे तुख मलंगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तुख मलंगा। ठीक है जी, लेमन के स्लाइसेस डालेंगे, आप वो ले लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ खालिस अज्जा से तैयार किया गया है रूह अफ़ज़ा, जो आपकी टेबल के ऊपर ना हो तो मज़ा ही नहीं आता अफ्तारी और सहर का। बहुत ही खालिस, एक कतरा भी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया, प्योर खालिस अज्जा से इसको तैयार किया गया है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग है रूह अफ़ज़ा, जो 110 साल से आपको ये नज़र आ रहा है और वही क्वालिटी वही मेयार है। बेहतरीन फल और फूलों से इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म का हमारा रिफ़्रेशिंग सा रूह अफ़ज़ा जो है तैयार हो चुका है। बरसात का मौसम हो या फिर वैसे ही सहर हो या अफ्तार, आपके टेबल पर बहुत ज़रूरी है। चलें जी, इसको भी वहाँ रखते हैं। ये आज की हमारी रेसिपीज़ थी जो तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए जी, अरे वाह भाई, क्या बात है। और मुझे ग्रेवी जो है ना वो भी नजर आ रही है। और वो जिस तरह आपने कहा था गार्निश जो है ना ऊपर, वो उसी तरह जबरदस्त सब्ज़ हरा गार्निश नजर आ रहा है। कमाल नहीं लग रहा। और ये फ्राई नान मुझे जो है ना थोड़े से डिफरेंट किस्म के लग रहे हैं, क्योंकि नान हमने खाए हुए हैं वो तंदूर वाले, ये फ्राइड नान है। वंस अगेन थैंक यू सो मच रिदा, हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए, हमारे व्यूवर्स को नई रेसिपी तो नहीं है लेकिन आपके तरीके से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं जनाब, ब्रेक से आएंगे वापस तो हमारे पास और भी सेगमेंट्स हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में। और इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर से लेके और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की खूबसूरती तक ओवरऑल दुनिया पूरी इम्पैक्ट हो रही है। और मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का। कम बारिशें और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जो है वो दुनिया भर में मसला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक अदद खतरे की घंटी बन चुका है और बज रहा है, क्योंकि हमने ग्लोफ इवेंट्स देखे, हमने सैलाब देखे हैं, फ्लैश फ्लडिंग देखी है। कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लेशियर फटने से और ग्लेशियर के मेल्ट होने से आ रहे हैं बेसिकली। आयशा, आपको क्या लगता है कि जो
एकदम से सैलाब का आ जाना, ग्लेशियर्स का फट जाना, ग्लोफ इवेंट्स का हो जाना, इसमें जो जानी माली नुकसान है इसको अवॉइड किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल किया जा सकता है अगर क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं या जो ऐलान किया जाता है उन पर वाकई में अमल दरामद भी हो, क्योंकि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर हुआ है। तो ये तब्दीली कितनी तेज़ी से आ रही है और क्या क्या किया जा रहा है, उस वक्त एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इरफान ब्रिग साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर फोरकास्टिंग मेट, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया ब्रिग साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बताइएगा ज़रा इस वक्त क्या सिचुएशन है, ग्लेशियर्स वाकई में बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं अगर माजी से कंपेयर करें तो? देखिए, ये जो दर्जा हरारत है, जैसे कि दुनिया का दर्जा हरारत, ग्लोबल टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ चुका है। WMO की रिपोर्ट्स भी इसके हवाले से मौजूद हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड है। इसी तरह पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि तकरीबन नॉर्मल से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल ही पाकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। तो ये जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है, ये ऑब्वियसली ये अफेक्ट करता है आपकी वेजिटेशन को भी, आपकी जो फॉरेस्ट है उसको भी, और आपके खास तौर पे जो ग्लेशियर्स हैं, जो आपके बर्फ पोश पहाड़ हैं, उनकी मेल्टिंग में भी ये रोल अदा कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े टॉप के ऊपर जो ग्लेशियर्स थे, वो काफी हद तक जो है ना वो कुछ मेल्ट हो गए हैं और कुछ मेल्ट हो रहे हैं। तो ये एक सिलसिला आगे भी आने वाले सालों में भी, आने वाले वक्तों में भी जो है ना वो लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो हमने माजी करीब में बल्कि कहना, क्योंकि अभी सैलाब आए थे, थोड़ा ही वक्त गुजरा है गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और उसमें हमने ये सारे फिनोमेना जो है ना वो देखे भी थे। क्या अभी से ही इकदामात करने की ज़रूरत है ताकि नेक्स्ट जब गर्मी का शदीद मौसम आए, मानसून की बारिशें हों या फिर वो वाला मौसम आए जब सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं, तब उनसे रोका जा सकता है? क्या ये वक्त है करने का इकदामात? देखिए, एक होता है नियर टाइम फोरकास्टिंग, जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होती है, जैसे 2 दिन की या 3 दिन की या 1 महीने की या 2 महीने की, जो हम 3 महीने की सीजनल फोरकास्ट भी देते हैं। उसमें हम बताते हैं कि इस बार जो है ना वो सीजन कैसा रहने वाला है। जैसा कि विंटर में हमने कहा था कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा रहेंगी, और इसी तरह जो है ना विंटर और स्नोफॉल कम हुई है, और हमने यही कहा था कि ये कम, इसी तरह स्नोफॉल कम हुई है। विंटर में जो है ना वो आपके टेम्परेचर्स भी जो है ना वो बढ़े हैं। तो ये एक जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको जो है ना कंसिडरेशन जो है ना वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म में इसको चेंज करने की जरूरत है। टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर में जो है वो आपका टेम्परेचर चेंज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब जो आपने इक़दामात की बात की ना, इक़दामात के हवाले से हम जब भी कोई फोरकास्ट देते हैं, जब भी कोई आउटलुक देते हैं, उस हवाले से जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अदारे हैं उनके साथ शेयर किया जाता है, तो वो अपने मुताबिक जो है ना उसके वो इक़दामात उठाते हैं। अच्छा इरफान साहब, दर्जा हरारत का बढ़ जाना, मामूल से ज़्यादा हो जाना, आपने बताया कि अभी मतलब ख़तरनाक एक साइन है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग इसको देखते हुए हम लोग कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का 5 डिग्री ज़्यादा हो जाना टेम्परेचर वाइज, कि कितना ख़तरनाक इशारा है हमारे लिए? देखिए, ये जो नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर जा रहे हैं ना नॉर्दर्न एरियाज़ में, ख़ास तौर पे आपके जो फरवरी के महीने में जो नॉर्मल से ज़्यादा गए हैं, इससे जो हमारे ज़्यादा एलिवेशन के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं उनको तो इफेक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन जो हमारे निचले एलिवेशन के ग्लेशियर्स हैं या हमारे जो स्नोफॉल जो विंटर में हुई है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ये जो है इस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से। इसी तरह आपके मार्च और अप्रैल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें भी टेम्परेचर जो है ना वो राइज होंगे। तो इससे जो है ना आपका जो रेट है मेल्टिंग का रेट वो बढ़ जाएगा, जिससे आपके दरियाओं में जो पानी है ना वो वक्त से पहले आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले होता था कि ये आप देखें जो तरबेला के अंदर जो पानी आता है ये जाके मई जून में आता है, यानी कि जून जुलाई अगस्त में जाके टेम्परेचर्स में ये आपको पहले आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जैसे ही गर्मी ज्यादा पड़ेगी अप्रैल और मई में आना शुरू हो जाएगा। जबकि जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर का जो आप ग्राफ की बात करते हैं ना फटने की, तो ये
ऑलरेडी जो है ना इसको मॉनिटर किया जाता है, इसको देखा जाता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है उस हवाले से महकमा मौसमियात एक एडवाइजरी जारी करता है। तो अभी फिल वक्त कोई ऐसा अभी फौरन ऐसा कोई विल्क साहब, सिचुएशन बस नहीं होने मसला वाली। ये है ना कि जिस अगर वक्त कोई हमारे हुई, सर पे उस आकर हवाले से एक कोई भी महकमा आफत मौसमियात खड़ी हुई होती है ना, जी। कोई भी समावी आफत खड़ी हुई होती है, उस वक्त सारी बात की जा रही होती है कि बिल्कुल पहले last से moment इसके ऊपर इकदाम किए जाने थे, इसलिए फिर मैंने ये सवाल किया। लेट्स होप कि इस मरतबा वाकई में किए जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था, इस पर अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने बात की है मुजम्मिल, वो ये कि क्लाइमेट चेंज और मौसम जिस तरह से तब्दील हो रहा है, अपने पैटर्न्स तब्दील कर रहा है। हम ये तो बात करते हैं कि हमारी फसलों के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी से। हम इंसानों के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं करे कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी क्या We अफेक्ट could हो do a रहे proper हैं, episode on इसके ऊपर this, की जानी चाहिए, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। बहरहाल जी, इरफान वरिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के दिन के लिहाज से हमने ज़रा मौसम को भी एक्सप्लोर कर लिया और क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब। कराची और उसके मज़ाफ़ात में छठा रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है। अज़ान मगरिब जो है वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और दिन, एक और रमज़ान का दिन जो है वो हमने गुजार लिया है रहमतों और बरकतों के साथ। एंड वक्त गुजरने के साथ साथ ना आप यूज़ टू होते जा रहे हैं, वैसे आपको समझ आती जा रही है कि हाँ बॉडी जो है ना वो भी अपने आप को सेटल कर रही है अकॉर्डिंग टू आवर न्यू रूटीन, जो कि बहुत अच्छा है। और वो डिटॉक्सिफिकेशन फील भी होना शुरू हो गया। रमज़ान के बाद फील हो रहा है heavy खाने मेरी खाते हुए स्किन भी अच्छी होना शुरू हो गई है। मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये Yes. झूठ तो नहीं बोल नहीं, रहे मैं ना? झूठ नहीं बोल मैं रहा। खुद अपनी फीलिंग बता रही हूँ बाय द वे कि अच्छी होना शुरू हो गई। बिकॉज हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो काफ़ी सारा क्लटर अंदर से यो। ऑटोफेजी मेरे ख्याल से नाम है इस प्रोसेस का, कि ये नहीं अंदर से मुझे वो तोड़ना शुरू हो जाता है उसको, जो कि बहुत अच्छी बात है। एनीवे तो रमज़ान की रूटीन में सेटल होते हुए हमें जो कुछ चीज़ें हैं जो वो होती हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से हमें कभी कभार साइनसेस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे पास मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद होते हैं कि जो हमें गाइड करते हैं, और हमारा अगर रोज़ा तशवीश का शिकार बन गया या अगर हमें कोई ज़हनी तौर पे क्वेश्चन बीच में आ रहा है जिसकी वजह से हमें लग रहा है क्या वैलिड है क्या वैलिड नहीं है, तो हम उनसे सवालात पूछते होते हैं। एक सवाल बड़ा मुझे जहन में आ रहा था, क्योंकि वैसे मुझे अगर फ्लू हो जाए या खांसी बहुत ज़्यादा हो ना, आपको अजीब सी चेस्ट में फील हो रहा हो, तो आप भाप ले लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या रोज़े की हालत में ये भाप ली जा सकती है? पहला सवाल तो मैं यही है तो पूछूंगी वो भी ना। पानी। वो भी पानी है, लेकिन वो एक वेपर्स की की उसमें, सूरत हाँ। में जो है आपके अंदर जा रहा है, तो क्या ये अलाउड है रोज़े में या नहीं? मुफ्ती ज़ुबैर साहब की तरफ question। चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यही सवाल मेरा कि क्या रोज़े की हालत में फ्लू हो गया है, ज़ुकाम हो गया है या फिर सांस लेने में मसला हो रहा है, तो हम भाप ले सकते हैं? इस सिलसिले में ये बात ज़हन के अंदर रखें कि भाप लेने की वजह से पानी बुखारात में तब्दील होकर नाक के रास्ते से पेट के अंदर चला जाता है, और जब बुखारात में तब्दील होकर नाक के रास्ते से पानी पेट के अंदर चला जाता है कि इससे रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा फासिद हो जाता है। वजह उसकी यही है कि दर हकीकत जब इंसान भाप लेता है गर्म पानी का, तो अब मसामात के ज़रिए से जो कुछ अंदर जाए उसका तो मसला नहीं, लेकिन नाक के ज़रिए से जब बाकायदा ये पानी बुखारात में चेंज हो करके खलक से नीचे उतरता है और पेट के अंदर जाता है, तो ये रोज़े के टूटने का ज़रिया है, रोज़ा इससे फासिद हो जाता है। लिहाजा दौरान रोज़ा भाप वगैरह लेना या गरम बाम वगैरह को बाज़ औक़ात पानी में डाल करके भाप लिया जाता है, या कपड़ा अपने सर पर डाल करके गर्म पानी का भाप लिया जाता है। इससे दौरान रोज़ा एहतराज करना ज़रूरी अच्छा, है। अगर बुखारात अंदर जाते हैं तो उसके अंदर तो फिर हमारे पास और भी मेडिसिन आ जाती है ना, जो कभी हमें ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं नाक में, कान में, आँख में, तो इनकी वजह से, दवाइयों को लेने की वजह से जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं और कतरों की शक्ल में हम लोग आँख में या अपने नाक में या कान में डालते हैं, तो इससे रोज़ा टूटेगा या रोज़ा नहीं टूटेगा? इस सिलसिले में वजाहत के साथ ये मसला समझ लेना चाहिए कि नाक में अगर दवा डाली गई और वो नरम हड्डी से ऊपर चली गई, तो ऐसी सूरत में ये रोज़ा फासिद हो जाएगा। लिहाजा ड्रॉप डालने से दौरान रोज़ा एहतराज करना ज़रूरी है। कोई शख्स स्प्रे इस्तेमाल करता है, उससे बचना भी ज़रूरी है। दौरान रोज़ा नाक के अंदर दवा मत डाली जाए, इससे रोज़ा टूट जाएगा। ये तो नाक का मसला क्लियर हो गया। जहाँ तक ताल्लुक़ है कान का, तो कान के बारे में ये बात ज़हन के अंदर रखें कि कान में दवा डालने से जदीद फुक़हा की तहक़ीक़ के मुताबिक रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता।
क्योंकि कान और दिमाग के बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई मनफज नहीं है, कोई मखरज और कोई रास्ता नहीं है। इस वजह से अगर कोई शख्स कान के अंदर दवा डालता है तो उससे वो दवा दिमाग तक नहीं पहुंचती, रास्ता और मनफज ना होने की वजह से वो एंटर नहीं होती। इसलिए कान में दवा डालने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। अगर मजबूरी हो और दौरान रोज़ा कान के अंदर दवा डाल दी गई तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहाँ तक ताल्लुक है आँख का, तो याद रखें कि आँख में दवा डालने से भी रोज़ा फासिद नहीं होता। यही फुक़हा की जदीद और कदीम शरई तहक़ीक़ है। अगर आँख के अंदर कतरे डाले गए या कोई दवा डाली गई तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। दौरान रोज़ा भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है कि रोज़ा क़ज़ा करना और कफ़ारा अदा करना, इन दोनों में फ़र्क जो है ना वो ज़रा समझाइएगा हमें भी और देखने वालों को भी। अगर कोई आदमी जानबूझ करके रोज़ा छोड़ दे, यानी रोज़ा रखे ही नहीं, सिरे से रोज़ा ना रखे, तो ऐसी सूरत में इस रोज़े की क़ज़ा लाज़िम होती है। या किसी उज़र की वजह से दौरान रोज़ा उसने रोज़े को तोड़ दिया, मसलन शदीद बीमार हो गया और कोई सख्त बीमारी मर्ज़ का मसला पेश आ गया जिसकी वजह से उसको दवा खानी पड़ गई, तो ऐसी सूरत में कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये रोज़ा टूट जाएगा, बाद में इस रोज़े की क़ज़ा करनी है। और क़ज़ा का मतलब क्या है कि एक रोज़े के रिप्लेसमेंट में एक ही रोज़ा रखा जाएगा। कफ़ारा क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग कफ़ारा? कफ़ारा कहते हैं 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखना, जुर्माने के तौर पर, सज़ा के तौर पर 2 महीने के इस तरह से मुसलसल रोज़े रखना कि बीच में कोई रोज़ा ना छूटे। ये कफ़ारा कब लाज़िम होता है? याद रखें, रोज़ा छोड़ देने से कफ़ारा नहीं आता, बल्कि ये कफ़ारा उस वक़्त लाज़िम और ज़रूरी होता है कि जब कोई इंसान रोज़ा रख कर जानबूझकर कुछ खा ले, जानबूझ करके पी ले या जानबूझ करके इस दवाजी ताल्लुक कायम कर ले, तो आमदन और जानबूझ करके रोज़ा रख कर तोड़ देने की सूरत में कफ़ारा आता है। यानी 2 महीने के मुसलसल रोजे रखना लाज़िम होते हैं। इस सारी नॉलेज और इस सारी गाइडेंस से कितना आसान हो जाता है मामला। सही है, और वो बहुत सारी चीज़ें भी पता चलती है, जैसे कि ये जो बताया मुफ्ती साहब ने कि कफ़ारा या फिर क़ज़ा होना जो है रोज़े की, उसका फ़र्क भी बता दिया है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी अब क्या चीज़ें आपने करनी है रोज़ा रखते हुए और क्या चीज़ें नहीं करनी है, और शरीयत हमारी इस बारे में क्या कहती है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक से आएंगे वापस तो हम बात करेंगे मज़ीद दीगर अहम सेगमेंट्स पर। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, अस्सलाम रमज़ानुल मुबारक। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आप सब जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन में हम आपकी सेहत के बारे में भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि तिब्बे नबवी से आपके लिए ऐसी गाइडेंस लेकर आएँ, स्पेशली ऐसी चीज़ें या ऐसी बीमारियां जो कि तकरीबन हर किसी को आजकल हमें नज़र आ रही होती हैं, बहुत प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। उनमें से एक है डायबिटीज़। रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो तमाम डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो चाहते हैं कि वो रोज़ा रखें, लेकिन किसी ख़ास वजह से जब उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है या इसके अलावा उनका जब बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए या फिर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, सहरी और इफ्तार के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, ये सब हम जानेंगे। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत अच्छे गुजर रहे हैं रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह। एक फ्रेशनेस जो है ना वो बड़ी महसूस होती है जब भी आपके साथ सेगमेंट होता है। आगा साहब, सुन लिया आपने हमारा इंट्रो और हम डायबिटीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि वो रोज़ा रखें और रोज़े में उनकी तबीयत ख़राब ना हो, उनकी शुगर लो ना हो जाए। देखिए, आपके सवाल के जवाब में मेरा पहला जवाब तो ये होगा कि जहाँ कुरान करीम ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया है, वहीं इस बात का ऑप्शन दिया है तुम में से जो लोग मुसाफिर हों और बीमार हों वो अपने रोज़े छोड़ दें, गिनती बाद में पूरी करनी, गिनती पूरी करनी। तो जो बीमार हैं, अगर उनका डॉक्टर उन्हें अलाउ करता है तो उन्हें रोज़ा रखना है, अगर डॉक्टर अलाउ नहीं करता तो उन्हें रोज़ा नहीं रखना।
रोज़ा न रखना ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, अगर डॉक्टर की उनके पास मुआलिज की एडवाइस मौजूद तो आसानी तो पैदा की है ना हमारे बिल्कुल, दीन दीन ने, ने- बहुत दीन ने आसानी आसानी पैदा है। की। बिल्कुल इंसुलिन ऐसे ही। यूजर्स जो हैं आगे साहब, उनका अक्सर खाना ना खाने की वजह से या देर तक खाना ना खाने की वजह से, अगर बहुत ज़्यादा गैप आ जाए मील्स में, तो उनका शुगर क्रैश करता है, गिरता है। तो एक अच्छा तरीका क्या होगा अपने शुगर को मेंटेन रखने का रमज़ान में? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ सुबह के वक्त नाश्ते के बाद जो डोज दी जाती है इंसुलिन के, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जी। और रात को क्योंकि वो सपोर्टिंग डोज होती है वो आम तौर पर कम होती कम होती है। है। यहाँ पर पूरा मामला उल्टा हो गया है। जो आपको ओरिजिनल डोज लेनी है वो ब्रेकफास्ट के वक्त लेनी है, यानी जब आपने फास्ट ब्रेक किया है, यानी रोज़ा खोला है, इफ्तार की है, और आपको सपोर्टिंग डोज सुबह लेनी है। लेकिन सपोर्टिंग डोज सुबह लेने से पहले आपको अपना शुगर लेवल चेक ज़रूर करना है। जी। अगर उस एतबार से आपको इंसुलिन लेनी है तो फाइन। वो लोग जो दवाओं पर हैं, वो लोग अगर मेन डोज सुबह लेते थे नाश्ते के वक्त, तो उन्हें वही डोज इफ्तार के वक्त लेनी चाहिए। सहरी के अंदर ऐसा क्या लिया जा सकता है, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए जिससे कंट्रोल रहे शुगर पूरे रोज़े के दरमियान? मेरी ख्याल है कि सुबह के वक्त जो खाना ले रहे हैं उस खाने में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। ओके। ड्राई फ्रूट में बहुत आसान सा हल है, दूध में तमाम जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो डाल दीजिए, एक खजूर डाल दीजिए, उसको बहुत अच्छी तरह शेक कर लीजिए और सुबह नाश्ते में सहरी में वो पी लें, तो उससे आपका हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहेगा लेकिन मेंटेन रहेगा। ये जो डायबिटीज़ का इशू है सिर्फ उन डायबिटिक्स तक तो महदूद नहीं है ना, कि जिनको या तो पेंक्रियाज ख़राब हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या कोई और इशू की वजह से। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक्सपेक्टिंग मदर्स के अंदर एक बड़ा आम फिनोमेना है कि एक्सपेक्ट करने के दौरान जो क्या माओं का शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो उनके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार रोज़ा रखने का क्या होगा? कौन से फूड्स हैं जो उनको अवॉइड करने चाहिए? किस तरह के खाने हैं कि जो वो अच्छे से कंज्यूम कर सकती हैं? देखिए, आम तौर पर तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जौ की रोटी, जौ का दलिया, तलबीना, ये तमाम चीज़ें लें, लेकिन एक मरतबा नहीं 3 मरतबा अपने डॉक्टर से पूछें कि मैं वाकई रोज़ा रखने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। इससे कि जिस ग्रुप में वो हैं, जी जी, अब हामला है, जी जी, अब उसमें वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है या थर्ड है। अगर फर्स्ट है तो मैं तो नहीं चाहता कि वो मैं अलाउ करूँ। जी। सेकंड ट्राइमेस्टर में अलाउ हो सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद। अच्छा आगा साहब, शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, मैं हमेशा ये जानना चाहती हूँ कि मेरे अब्बा जो हैं उनको भी अब आकर शुगर हो गई है, हार्ट पेशेंट तो वो पहले ही थे, तो हम हमेशा बड़ा फोकस करते हैं कि वो फ्रूट्स कौन से ले रहे हैं। तो आपसे इसकी गाइडेंस मुझे चाहिए होगी कि कौन से फ्रूट्स जो है ना शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं, और स्पेशली ये भी ऐड कर दीजिएगा कि इफ्तार के अंदर शुगर के पेशेंट्स के लिए किस तरह की इफ्तारी होनी चाहिए। वो खा सकते हैं ये पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ? डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो पकौड़े खाना लाजिम है। अच्छा। या इसलिए कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर कोई चीज़ मिल सकती है तो या वो चने हैं या बेसन है। ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। फ्रूट्स में अगर केला हो, अमरूद हो और सेब हो, इन 3 की चार्ट बनाकर मिक्स फ्रूट आप उन्हें दे दीजिए, कोई इशू नहीं। वैसे कहा नहीं जाता कि जो केला है या सेब, उसके अंदर शुगर कंटेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी डाइट्स ऐसी जिसमें मना कर दिया जाता है कि भाई ये आपने नहीं खाना। बात मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहानी है, लेकिन ये जितना शिद्दत के साथ कहा जाता है उतनी शिद्दत से है नहीं। नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं है। ओके। बल्कि आपको शायद एक और बात बड़ी वो लगे, जो गुर्दे के मरीज हैं उन लोगों को डॉक्टर्स आम तौर पे केला मना कर देते हैं कि पोटेशियम बहुत है। पोटेशियम केले में 317 मिलीग्राम है 100 मिलीग्राम केले में, यानी एक केले में 317 मिलीग्राम पोटेशियम है। ओके। और अलाउड क्या होता है? अमरूद। अमरूद के 100 ग्राम में 419 उसके अंदर पोटेशियम लेवल है। आयु तो अमरूद को इजाजत
फिर क्यों? अमरूद की इजाज़त है, केला बंद कर देते हैं और अजीब तमाशा है। बस इसी वजह से आगा साहब हम हमेशा आपको बुलाते हैं ताकि हमारी बेहतर तरीके से रहनुमाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगा अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी देखने वाले हैं आई होप आपकी रहनुमाई भी हो चुकी होगी, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स। जज्बात की भी बात हुई थी इसी सेगमेंट के अंदर। जज्बात की जब बात होती है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसमें पुश एंड पुल होती है, और इस तरह के हालात में सबसे ज़्यादा काम हमारे आती है हमारी रेजिलियंस, जो कि आज शाह हुसैन डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। तो शाह हुसैन, क्या चल रहा है रेजिलियंस वाले डिपार्टमेंट में? थैंक यू वंस अगेन मिस अमन कुरैश आंटी। अब तो मैं भी आपको थैंक यू कर करके थक गया हूँ। एंड अस्सलाम रमज़ान। मेरा नाम है शाह हुसैन और आज मैं और डॉक्टर खुर्रम फिर से आपके साथ आए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको एक मग से दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है रेजिलियंस। अगर आप ये मग देखें, इसको सब कोई तोड़ने की कोशिश करता है, स्पेशली आपका 8 ईयर ओल्ड कज़न। वो तो जब भी आपके घर आता है वो डटा हुआ होता है कि मैंने कोई ना चीज़ तोड़ के ही जानी है। तो ये मग बेशक जब टूट जाए तो ये वापस नहीं जुड़ सकता, मगर ज़िंदगी में ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई तोड़े, अगर आपको कोई ब्रिंग डाउन करे, तो आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आप अपने आप को वापस रीबिल्ड करें। ये हमारे आज का टॉपिक है और अब हम चलते हैं डॉक्टर खुर्रम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम शाह हुसैन। अमेजिंग टॉपिक यार, बहुत अच्छा चुना। थैंक यू। और वैसे अब हमारे पास ऐसी ग्लूज आ गई कि कब भी जुड़ जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान के अंदर एक बहुत आम फैकल्टी है हाँ, देखिए ना, जब कब जुड़ता है तो फिर कभी भी सेम नहीं होता, हमेशा फ्रैक्चर्ड रहता है, आपको उसके क्रैक्स नजर आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब आते हैं रेजिलियंस की तरफ। रेजिलियंस कहते हैं गिरने के बाद उठने की कुव्वत। इस बात से नहीं घबराना कि अगर मैं गिर गया हूँ तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हो जाऊँगा दोबारा। या दबाव के अंदर हिम्मत ना हारना। अक्सर ऐसे होता है ना कि ज़रा सा हम पे प्रेशर पड़ता है तो हम साथ ही हिम्मत हार जाते हैं। इस सब के बचने की, यानी कि अगर मुझ में दोबारा खड़े हो जाने की कुव्वत है, उसे रेजिलियंस कहते हैं। और हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में प्रेशर डालेंगे, मगर ज़्यादातर तो वो लोग होते हैं वो प्रेशर डालने से हमें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी रेजिलियंस ज़रूरी है ताकि आप उस प्रेशर से रुक ना जाए, डर ना जाए, पीछे ना रह जाए। जैसे कोयले के ऊपर प्रेशर डालो तो वो क्या बन जाता है? डायमंड। डायमंड। अगर कोयले पे प्रेशर ना डाला जाए तो कोयला ही रहता है। और अगर कोई एथलीट, खिलाड़ी प्रैक्टिस ना करे, पसीना ना बहाए, मुश्किल से दोस्ती ना करे, क्या अच्छा एथलीट बन सकता है? नहीं। आपको याद है कि क्रिकेट टीम्स जब मैच खेल रही होती हैं तो अक्सर होता है बारिश हो जाती है, आप एक मैच हार जाते हैं, तो क्या एक मैच की वजह से आप सारा वर्ल्ड कप हार जाएंगे? नहीं। तो हमारे पास हिस्टोरिक डेटा भी ये बताता है कि जो टीमें हार रही होती हैं, बारिश उनके मैचेस में हो रही होती है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा उस्ताद हार है। आप बताओ क्या लेसन होता है? कि अगर आप हार जाते हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा हार गया तो उसका ये नहीं मतलब कि मैं कभी भी जीत नहीं सकता। जैसे कि आजकल एग्जाम्स का प्रेशर, एग्जाम्स में कभी कभी ये एक बड़े उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बताए कि एग्जाम में हम पास होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और पॉसिबिलिटी है कि हम फेल हो जाएं। हम फेल भी हो जाएं। तो फेल होने से आप बहुत बुरे स्टूडेंट नहीं होते। हर खिलाड़ी स्पेक्टेटर से बेहतर होता है। हर एग्जाम देने वाला बच्चा उस आदमी से बेहतर है जो कोशिश कर ही नहीं रहा। तो हमें अपने बच्चों को कोशिश के अमल या इल्म के प्रोसेस में ज़्यादा मज़ा देना है, ना कि उन अवार्ड्स में। हार एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आपको तभी ये सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं और आप नई चीज़ें सीखते हैं, अच्छी नई चीज़ें, तो आप पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं। अगर आप अपने पूरे चाइल्डहुड में पास करते रहे, आप कभी भी ना हारे, आप हर चीज़ जीतते रहे, फिर जब आप बड़े होकर कभी ना कभी तो हारेंगे, उस दिन आप टूट जाते हैं। उस दिन आप टूट जाते हैं, आपको आदत ही नहीं होती। आपको आदत ही नहीं होती कि हार क्या होती है, हार के बाद मायूसी कैसे आती है, नाउमीदी कैसे होती है, डिप्रेशन कैसे होता है, क्योंकि आपके जहन की तरबियत नहीं हुई होती। और थोड़ा सा हमें तनकीद कर लेनी चाहिए। स्कूल्स में ढेर सारा पढ़ा दिया जाता है जहन की तरबियत किए बगैर कि जहन ने हिम्मत कैसे नहीं हारनी। स्कूल में कभी हार भी नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में कभी रेजिलियंस नहीं पढ़ाया इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी जहन की लचक, यानी जहन में लचक होनी चाहिए। ये देखो, दे कैन कम बैक। अगर ये पीछे जाए और कभी वापस ना आए, फिर तो ये हार को अपना फैसला मान लेंगी। और अगर आपने नोटिस किया हो, रेजिलियंस वो पहली चीज़ है जो हम सीखते हैं। बताओ कैसे? जब बेबीज चलना सीखते हैं तो वो कभी पहली ट्राई पे तो नहीं चलते ना, वो पहले गिर जाते हैं। और ऐसे नहीं होता कि वो सीधे चलना शुरू हो जाते हैं, वो एक लैडर की तरह क्लाइंब करते हैं। पहले वो क्रॉल करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ऊपर आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत दफ़ा गिरने के बाद वो चलना शुरू करते हैं, और फिर वो बहुत बड़े होकर हम न्यूज़ पर बातें कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो बेबीज़ वाली एग्जाम्पल बहुत प्यारी है कि कोई बच्चा पहले दिन नहीं चल सकता, वो गिरेगा। और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो जो घोड़े के ऊपर बैठा होता है वही गिरेगा, जो पहले ही नीचे रींग रहा वो कैसे गिरेगा। सो जब आप हारते हैं, आप गिरते हैं, आप फेल होते हैं,
तो इसको भी इंजॉय कीजिए, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। और मुझे ये भी लगता है कि जीतने के लिए हारना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आपके माइंड में, अगर इस दुनिया में हार की कोई चीज़ होती ना, हार कुछ है ही नहीं, तो फिर जीत डिफ़ॉल्ट होती, वो एक्चुअल जीत ना होती। अरे यार बहुत अच्छा, बहुत यानी गम की वजह से खुशी की अहमियत है, तो हार की वजह से जीत की अहमियत है। अगर और एक और नहीं, अब मैं बोलूँगा, हार हमें घुमंडी नहीं होने देती, गरूर नहीं करने देती। हार हमें गरूर से बचा लेती है। जीत वाले बंदे में वो आ जाती है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइड सी, मैं तो जीतता हूँ हमेशा। हाँ या तो हार आपको हम्बल बनाती है कि नहीं यार, बड़े से बड़ा आदमी भी हार सकता है। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक और भी था दिमाग में एग्जांपल जो हमें हार का थोड़ा बेहतर समझाता है कि ज़िंदगी एक ग्रोसरी स्टोर की तरह नहीं होती कि अगर आपकी एक चीज़ टूट जाए या एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर आप ग्रोसरी स्टोर में जाके हाँ भाई वो वाली चीज़ दे दो और वापस ले आओ। ऐसे नहीं होती। वाह, ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल है। लाइफ इज़ नॉट अ ग्रोसरी स्टोर जहाँ आप जाएँ और अपनी विश लिस्ट पूरी करें और बाहर आ जाएँ। ज़िंदगी में चीज़ें कमानी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ा उस्ताद वो है जो आपके लिए मंजिल आसान नहीं करता, वो आपकी मुश्किल में मोहब्बत पैदा करता है। यानी बड़ा उस्ताद माउंट एवरेस्ट या K2 को छोटा सा नहीं करता कि चलो तुम इसके ऊपर चढ़ के सेलिब्रेट कर लो, ये मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गया। बड़ा उस्ताद मुश्किल में डलने का जज्बा आप में पैदा करता है कि ऊपर जाते हुए घबराना नहीं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाओगे तो तुम्हें फतह महसूस होगी। टीला छोटा सा पहाड़ 10 सीढ़ियां तो कोई भी चढ़ सकता है, तो उस्ताद वो काम करता है। अच्छा डॉक्टर, आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आप हारे हों और आपको वो हार बहुत ज़्यादा महसूस हुई हो, बेशक आप बच्चे हों या बड़े हों? मैं प्रोफेशनल हॉकी खेलता था और मैंने पेनल्टी स्ट्रोक मारना था और मैं कैप्टन था, और सबको उम्मीद थी कि मैं आई वाज वेरी गुड एट थ्रोइंग पेनल्टी स्ट्रोक्स, और वो सीधा कीपर के शोल्डर पे लगा और बॉल गिर गई और मुझे लगा पूरी कायनात रुक गई है। सबसे बुरी फीलिंग सबसे बुरी फीलिंग मेरे साथ फुटबॉल में एक दफ़ा हुआ था, एक प्लेन गोल मैंने अपने सामने मिस किया था, और वो हम ना जब मैं और मेरे दोस्त गली में खेलते तो हम चैंपियनशिप्स बनाते हैं और हम उस चैंपियनशिप को बहुत सीरियस लेते हैं। तो मैंने एक ओपन गोल मिस किया और मैंने कहा यार ये मैं कैसे कर सकता है, तो मुझसे कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, अच्छा शाहउद्दीन, मुझे लगता है कि आपकी जो जनरेशन है उसमें रेजिलियंस, लचक, हिम्मत, मायूस जल्दी हो जाने की एक वजह ये भी है कि आप लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स और ज़्यादा चीज़ें, सॉरी जो आप लोग ज़्यादा गेम्स हैं, स्पोर्ट्स तो बंदा वैसे ही खेलता है, वो खेलती कंप्यूटर पे हो या प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स पर हो। हम लोग खेलते थे कम्युनिटी के अंदर। हम किसी दिन इसको भी कवर करते हैं, फिजिकल गेम्स वर्सेस वीडियो गेम्स। फिजिकल गेम्स वर्सेस वीडियो गेम्स। कौन बेहतर तरबियत, कौन बेहतर जहन की परवरिश करते हैं, कौन बेहतर रेजिलियंस सिखाते हैं? अच्छा, मेरी जनरेशन के लिए मैंने कल भी एक मूवी की एग्जांपल दी थी, तो क्या आज मैं एक मूवी की एग्जांपल दूं? हाँ बिल्कुल, ज़रूर। एवेंजर्स एंड गेम में जब सारे एवेंजर्स थैनोस से लड़ने जा रहे थे तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम में जाके, और मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर में जाके देखा सारी पॉसिबल आउटकम्स एवेंजर्स की जीतने की और हारने की, और वो आउटकम्स थी 14 मिलियन उनके हारने की और 1 उनके जीतने की, और वो फिर भी नहीं पीछे हटे। उन्होंने उस एक आउटकम के लिए वो लड़े और उन्होंने फाइनली थैनोस को हरा दिया। That's amazing, Shaus, and I think this is a beautiful ending for our today's segment. Thank you, Dr. खुर्रम। वेल, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की रेजिलियंस के बारे में, हार के बारे में, क्यों हार ज़रूरी है असल जीत के लिए। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।